मरियम ने 12 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज किया तो माँ बाप ने खुशी से पूरे गांव की दावत की। गांव के चौधरी ने मरियम को देखा तो अपने बेटे से इसका रिश्ता पक्का कर दिया। चौधरी का बेटा वक्त के साथ साथ गलत आदतों में पड़ गया। हर वक्त नशे में धुत रहता, बाप पर भी हाथ उठा देता। ये सोचकर इसकी शादी मरियम से कर दी कि नेक बीवी ही अब इसे सुधार सकती है। मगर पहली रात ही मरियम के शौहर ने नशे की हालत में इसे मार मार कर लहूलुहान कर दिया। तो वो कमरे के कोने में बैठकर कुरान पाक की तिलावत करने लगी। कुछ ही देर बाद चीखों से चौधरी की हवेली गूंज उठी, क्योंकि अंदर मरियम का। खुदगर्ज लोगों को सिर्फ अपनी खुशियां अजीज होती है। इन्हें दूसरों के एहसासात और जज्बात की कोई परवाह नहीं होती। वो यही चाहते हैं कि बस हम खुश रहे, दूसरों पर जो भी बीते इन्हें इससे क्या परवाह। कुछ ऐसा ही अशरफपुर गांव के चौधरी का भी हाल था। वैसे तो देखने में सबके साथ बड़ा ही अच्छा भला था, मगर अपने ही बेटे की खातिर इसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने एक मासूम मजबूर बच्ची की जिंदगी तबाह करके रख दी। वो भी यही सोच रखता था कि एक नेक बीवी बिगड़े हुए खराब आदतों के शौहर को सुधार सकती है। हालांकि ये काम बीवी का नहीं बल्कि एक माँ का होता है। अगर वो शुरू से ही बच्चे की अच्छी तरबियत करे तो वो कभी भी बुरी आदतों में नहीं पड़ता। मगर हमारे माशरे में सबसे बड़ी वजह ही दीन से दूरी है, जिसकी वजह से आज कई ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं। आज की कहानी अशरफपुर के गांव की लड़की मरियम की है। मरियम 5 बहनों में सबसे बड़ी थी। माँ बाप तो पढ़े लिखे ना थे, ना ही मरियम के अब्बा को किसी ने कुरान पाक पढ़ाया था। देहात में रहने वाले लोग थे, बचपन से ही मेहनत मजदूरियों में लग गए थे। मगर इनकी बड़ी चाह थी कि इनकी बच्ची ना सिर्फ कुरान पाक पढ़े बल्कि हिफ्ज भी कर ले। अगर वो दूसरों के सामने ये बात करते कि इन्हें कुरान पाक नहीं आता तो ये बात बड़ी शर्मिंदगी के बाइस थी, क्योंकि लोग तो सिर्फ तमाशा बनाने और मजाक उड़ाने के लिए ही होते हैं। मगर हाँ, अगर इसकी अपनी बच्ची ही इसे कुरान पाक पढ़ा देती तो ये इसके लिए बड़े ही शर्फ की बात थी। वो उस वक्त का इंतज़ार करने लगे जब इसकी बच्ची कुरान पाक सीख कर हिफ्ज कर ले और फिर इसे भी कुरान पाक पढ़ना सिखाए। मरियम 12 साल की थी जब इसने कुरान मजीद हिफ्ज कर लिया था। जिस रोज कारिया ने ये खबर सुनाई तो मरियम के माँ बाप की खुशी की कोई इंतहा नहीं रही थी। वो खुदा का शुक्र अदा करने लगे और फिर अपनी बच्ची के सदके उतारने लगे। भले ही मरियम के माँ बाप एक मतवासित खानदान से ताल्लुक रखते थे, मगर ऐसे मौक़ों पर दावत पूरे गांव की जाती थी। वो तो कितने अरसे से पैसे जोड़ रहे थे कि बच्ची जब कुरान मजीद हिफ्ज कर लेगी तो वो पूरे गांव की दावत करेंगे। अगले ही दिन मरियम के अब्बा ने पूरे गांव को दावत पर बुलाया था। इस दावत में गांव का चौधरी भी मौजूद था। खाने से फारिग होकर गांव के चौधरी ने मरियम को अपने पास बुलाया। मरियम यूं ही अपने गिर्द स्कार्फ लपेटे हुए नजरें झुका के मौलवी साहब के सामने आकर खड़ी हो गई। तो मौलवी साहब ने इसे अपने सामने मौजूद खाली कुर्सी पर बिठाया और फिर सर पर हाथ रखकर ढेरों दुआएं देने लगे। फिर अपनी जेब से 500 का नोट निकाला और मरियम के हाथ पर रख दिया। ये उस वक्त की बात थी जब 500 भी 5000 के बराबर हुआ करता था। मरियम ने जब पैसे देखे तो फौरन वापस लौटाकर बोली कि नहीं चाचा, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। बस आप मेरे लिए दुआ करना कि मैंने जो कुरान पाक की तालीमात सीखी है मैं इन पर अमल भी कर सकूं। चौधरी साहब तो जैसे इस बच्ची के गर्विदा होते चले जा रहे थे। इतनी सी उम्र में वो इतनी अच्छी बातें करने लगी थी। वो तो बस ठंडी सांस खारिज करके रह गया। उन्होंने कहा कि ये तो मैं तुम्हें इनाम के तौर पर दे रहा हूँ। हाँ, तुम जब भी कुरान पाक पढ़ो तो ये दुआ ज़रूर करना कि मेरा बेटा शहराज भी तुम ही जैसा नेक निकले, वो भी कुरान पाक जल्दी ख़त्म कर ले, क्योंकि जिस तरह का इसका ज़हन है वो हिफ्स तो नहीं कर सकता, अगर ख़त्म कर ले तो यही बड़ी बात है। ये सुनकर मरियम ने आमीन कहा और वहाँ से उठकर चली गई। न जाने चौधरी साहब को मरियम में क्या नज़र आया कि वो दिल ही दिल में मुस्काए। इनके साथ बैठा इनका खास शागिर्द इनसे सवाल करने लगा कि क्या बात है चौधरी साहब, आप क्या सोचकर मुस्कुरा रहे हैं? तो उन्होंने नफी में सर हिला दिया। वैसे तो चौधरी साहब किसी के घर 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठा करते थे, मगर आज वो तब तक इंतज़ार करते रहे जब तक गांव के सभी लोग अपने अपने घरों को न चले गए। यहाँ तक कि उन्होंने साथ बैठे अपने शागिर्द को भी वहाँ से भेज दिया। मरियम के अब्बा भी थोड़े परेशान हो चुके थे कि कहीं चौधरी साहब मुझसे किसी बात पर नाराज तो नहीं। आखिर वो इतनी देर यहाँ क्यों बैठे थे? जब सब मेहमान चले गए तो चौधरी साहब ने मरियम के अब्बा को अपने पास बिठाया। वो इनसे दूर हटकर जमीन पर बिछी चटाई पर बैठने लगे तो चौधरी साहब ने इसे उठाकर अपने सामने कुर्सी पर बिठाया और कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि तुम मरियम बेटी को मेरी अमानत समझकर अब इसकी परवरिश करो।
मरियम के अब्बा तो दंग रह चुके थे। हड़बड़ाकर चौधरी साहब का चेहरा देखने लगे। कहने लगे कि आपके कहने का मकसद क्या है? चौधरी साहब, मैं कुछ समझा नहीं। चौधरी साहब कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि मरियम जैसी ही नेक सीरत बच्ची कल को मेरी चौधरी खानदान की बहू बने। इसलिए आज से मरियम मेरी अमानत है। तुम इसकी परवरिश यूं ही करते रहना। ये सुनकर मरियम की अब्बा की आंखें हैरत से फैल चुकी थी। भला इसकी औकात ही क्या थी कि वो चौधरी साहब का समधी बन सकता। कितनी ही देर तो वो मुंह से कुछ बोल ही ना पाया। चौधरी साहब को ये तशवीश होने लगी कि कहीं वो मरियम का रिश्ता करना ही ना चाहते हो। इसलिए इन्हें वक्त भी दे दिया कि आपके पास वक्त है, आप आराम से सोचकर मुझे जवाब दे सकते हैं। मगर मरियम के अब्बा चौधरी साहब को ना नहीं करना चाहते थे। फौरन कहने लगे कि चौधरी साहब, मेरी बच्ची आज से आपकी अमानत है। आप जब चाहे आकर इसे लेकर जा सकते हैं। ये उस वक्त की बात है जब जबान से ही रिश्ते पक्के कर दिए जाते थे। फिर जो मर्जी हो जाए जबान से फिरा नहीं जाता था। यूं चौधरी साहब खुशी खुशी बात पक्की करके अपने घर को जा चुके थे। वहीं जब मरियम के अब्बा ने ये बात अपनी बीवी को बताई तो दरवाजे की ओट में छुपी हुई मरियम ने भी ये बात सुन ली थी। वो तो कुछ समझ ही ना पाई थी। इसे रोना भी आया था। वो रोते हुए अब्बा के पास गई और कहने लगी कि अब्बा, मुझे कोई शादी नहीं करनी, मैं हमेशा आप लोगों के पास ही रहूंगी। तो इसकी अब्बा इसे सीने से लगाकर कहने लगी कि मेरी गुड़िया रानी, हम कौन सा अभी तुम्हें रुखसत कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ रिश्ता पक्का हुआ है। अभी तो कई साल पड़े हैं इन सब बातों को। तो बिला वजह ये बात दिल पर डालो। मरियम को भी कुछ इत्मीनान हुआ था और यूं ही जिंदगी का अपना सफर जारी रखते हुए वो आगे बढ़ने लगी। वहीं चौधरी ने जब घर जाकर अपनी बीवी को इसके बारे में बताया तो बीवी के माथे पर तो बल पड़ चुके थे। चौधराइन गुस्से से भवें उचकाकर कहने लगी कि आपका दिमाग तो ठीक था चौधरी साहब, हम इतने अमीर कबीर बड़े घर के लोग हैं और आप अपने इकलौते बेटे का रिश्ता उस गंवार लड़की से तय करके आ गए हैं। अरे छोटे घर की लड़की अब क्या इस घर की बहू बनेगी? कुछ तो रख रखाव का ख्याल रखते। अभी तो वो बच्ची है, कल को बड़ी होगी। क्या पता किन आदात व अतवार की मालिक हो और आप ऐसे ही किसी भी लड़की को अपने घर की बहू बना लेंगे। ये सुनकर चौधरी के माथे पर बल पड़ चुके थे। कहने लगे कि हरगिज नहीं, मैं इसके माँ बाप और इस बच्ची को अच्छी तरह से जानता हूँ। बेहतर है कि तुम अपनी तरबियत पर ध्यान दो, कहीं इसकी जगह तुम्हारा अपना बेटा ही हाथ से ना निकल जाए। चौधराइन बेइज्जती सुनकर खामोश हो चुकी थी। इकलौता होने की वजह से शेराज बेहद जिद्दी और ढीठ होता चला जा रहा था। जब भी चौधरी साहब इसे कुरान पाक पढ़ने के लिए गांव के मौलवी साहब के पास भेजते तो वो घर से तो निकल जाया करता, मगर फिर आगे जाकर अपने आवारा दोस्तों के साथ मिलकर खेल कूद में मसरूफ हो जाता। एक रोज जब अपने बच्चे की कारकर्दगी पूछने के लिए चौधरी साहब मौलवी साहब के यहाँ गए तो शेराज मौलवी साहब के यहाँ मौजूद ही नहीं था। मौलवी साहब कहने लगे कि 1 हफ्ता हो चुका है, शेराज तो पढ़ने ही नहीं आया। ये कहकर 10 दिन की छुट्टियां लेकर गया है कि इसकी माँ की तबीयत बेहद खराब है, इन्हें हार्ट अटैक आया है। चूंकि वो अपने माँ बाप का इकलौता है इसलिए माँ इसे अपने आखिरी वक्त में अपने सामने देखना चाहती थी। मैं तो यही सोच रहा था कि आज बच्चों को पढ़ाने के बाद आपके यहाँ इयादत के लिए आऊंगा। ये सुनकर तो चौधरी साहब को धचका सा लगा था। कौन सा हार्ट अटैक? कैसा हार्ट अटैक? वो मौलवी साहब के मुंह पर तो कुछ ना बोले, अलबत्ता खामोशी से घर पहुंचे थे। जैसे ही मगरिब का वक्त हुआ तो बेसाख्ता इनकी नजर दरवाजे की तरफ गई। अभी तक शेराज घर नहीं आया था, यहाँ तक कि अंधेरा काफी फैल गया। तब शेराज घर के अंदर दाखिल हुआ। चौधरी साहब घर ही खड़े थे। वही सेहन में ही बेटे से सवाल करने लगे कि आज कहाँ इतनी देर लगाकर आए हो बेटा? शिराज फौरन बड़े ही पुरइत्मीनान अंदाज में कहने लगा कि अब्बा जी, आज मौलवी साहब ने सबक ज्यादा पढ़ाया है, इसलिए आने में देरी हो गई। इतना सुनना था कि एक जनाटेदार थप्पड़ शिराज के मुंह पर लग चुका था। वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और मुंह के बल जमीन पर गिरा था। चौधराई ने जब बेटे के जनाटेदार थप्पड़ की आवाज पूरे घर में गूंजती देखी तो दौड़ी दौड़ी बाहर निकल कर आई थी। कहने लगी कि क्या हुआ, क्यों मेरे शेर दिल पुत्र को मार रहे हो? दिमाग तो ठीक है, अब इसने क्या कर दिया है? ये सुनकर चौधरी बिफरा हुआ कहने लगा कि पूछो अपने बच्चे से, मौलवी साहब को क्या बहाने बनाकर ये पढ़ने से छुटकारा पा रहा है। अरे ये गंदी औलाद मौलवी साहब को कहकर आई है कि मेरी माँ को हार्ट अटैक आया है, इसलिए मैं माँ के पास रहता हूँ, मुझे 10 दिन की छुट्टी दो। ये सुनकर तो चौधरी की बीवी ने भी बेटे को दूर झटका था, जबकि वही शेराज गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए मौलवी साहब को बुरा भला कहने लगा। इसने तो गाली देने से भी गुरेज नहीं किया था। कहने लगा वो झूठ बोलता है, खुद ही हमें नहीं पढ़ाता, अपने घर की साफ सफाई करवाता है, इसलिए काम से बचने की खातिर मैंने वहां जाना छोड़ दिया था। जब बेटे को रोते हुए ये कहते सुना तो इसकी माँ तो फौरन ही बिगड़ चुकी थी।
اپنے بچے کو سینے سے لگا کر کہنے لگی، ارے جی، کیسے چودھری ہو آپ اس گاؤں کے؟ پہلے جا کر اس مولوی سے تو پوچھو، بچوں پر ظلم کرتا ہوگا تبھی تو میرا بچہ وہاں سے بھاگ نکلا ہے۔ آپ بھی ہر ایک کی باتوں میں آ جاتے ہو۔ وہ اپنے بچے کو سینے سے لگائے اندر لے جا چکی تھی، جبکہ وہی چودھری تو سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ اس کا تو خواب تھا کہ اس کا بچہ بھی دین کی طرف راغب ہو، مگر اس کی اولاد تو بس اس کا نام ڈبونے کے لیے اس دنیا میں تھی۔ شہراز نے مولوی صاحب کے پاس جانا چھوڑ دیا تھا۔ اب اس کے لیے ایک اور مولوی صاحب ڈھونڈنا شروع کر دیا گیا جو اسے پڑھا سکتے، مگر وہ کسی کے بھی قابو میں نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ مولوی صاحب نے خود ہی اس بچے کو پڑھانے سے منع کر دیا۔ پڑھائی میں بھی شہراز کچھ اچھا نہیں تھا۔ اسکول کی دیوار پھلانگ کر باہر نکل جایا کرتا اور دوستوں کے ساتھ تاش اور جوئے بازی شروع کر دیا کرتا۔ چودھری صاحب اس بات سے انجان تھے کہ بیٹا ان خراب عادتوں میں لگ چکا ہے۔ وہیں دوسری جانب مریم یوں ہی صوم و صلات کی پابند اور نیک سیرت بنتی چلی جا رہی تھی، جبکہ اس کا مستقبل کا شوہر آئے روز نئی حرافات میں پڑھ کر اپنا آپ مزید بگاڑتا چلا جا رہا تھا۔ مریم کی عمر اس وقت 17 سال تھی جب ایک روز چودھری صاحب بڑی عید سے کچھ روز پہلے ان کے ہاں چلے گئے۔ مریم اس وقت صحن میں بیٹھی بچوں کو سپارہ پڑھا رہی تھی۔ اتنے سالوں بعد چودھری صاحب آج ان کے گھر میں آئے تھے۔ انہیں بیمار خانے میں بٹھایا گیا تو یوں ہی حال پوچھنے کے بعد انہوں نے شگن کے طور پر کچھ پیسے مریم کے ہاتھ پر رکھے تھے کہ اس سے عید کے لیے اپنے کپڑے لے لینا۔ یہ دیکھ کر اس مرتبہ مریم کی ابا نے انکار کرنا چاہا، مگر وہ پیسے رکھنے ہی پڑے۔ ان 5 سالوں میں انہوں نے بہت کچھ دیکھ رکھا تھا اور اب تھوڑے بہت گھبرانے بھی لگے تھے کہ اگر چودھری صاحب کو سال پہلے کی کہی گئی بات ابھی بھی یاد ہوئی اور وہ سچ مچ مریم کا رشتہ مانگنے آ گئے تو پھر کیا ہوگا۔ شہراز کو وہ خراب عادتوں میں پڑا دیکھ چکے تھے۔ اس کے بعد تو ان کا دل مانتا ہی نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ اپنی نیک سیرت بیٹی کو بیاہ دیتے۔ چودھری صاحب گھر جا کر اپنی بیوی کو اس بارے میں بتانے لگے کہ انہوں نے کچھ پیسے مریم کو شاپنگ کے لیے دیے ہیں۔ یہ سن کر چدرائن بپھر چکی تھی، کہنے لگی کہ خدا کا خوف کرے، ابھی بھی آپ کو وہ مذاق میں کی گئی بات یاد ہے؟ میں ہرگز مریم جیسی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بناؤں گی۔ اسی وقت شہراز بھی باہر سے گزر رہا تھا جب اس نے اپنے ماں باپ کے کمرے سے یہ بات سن لی تھی۔ گاؤں میں ہی آتے جاتے 2-3 مرتبہ اس نے مریم کو دیکھ رکھا تھا۔ اسے مریم سے شدید چڑ تھی کیونکہ ہر وقت اس کے ابا بچپن سے لے کر اب تک مریم کی ہی مثال دیا کرتے تھے۔ وہ تو غصے میں یہ بھی طے کر چکا تھا کہ اب اگر مریم میرے ہاتھ آئی تو میں اس کا گلا ہی دبا دوں گا، آخر وہ ہوتی کون ہے میری برابری کرنے والی۔ جب اسے اس بارے میں پتہ چلا کہ اس کے والد نے تو اس کا رشتہ بچپن میں ہی مریم سے طے کر دیا تھا، اس کے شیطانی دماغ میں کئی وسوسے جنم لینے لگے تھے۔ غصے سے کہنے لگا کہ اس غریب مسکین شکل لڑکی کی اتنی اوقات ہے کہ وہ مجھ جیسے سے کوئی رشتہ جوڑے، اسے تو اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ میری کیا کسی اور کے بھی قابل نہیں رہے گی۔ اسے شدید غصہ تھا۔ وہ یوں ہی غصے میں بفرا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کے آوارہ دوست بھی سگریٹ پھونکتے ہوئے گلی کی نکر پر کھڑے تھے۔ کہنے لگے کہ کیا بات ہے یار، آج تو بڑا غصے میں لگ رہا ہے، کہیں آج پھر چودھری صاحب نے تجھے کچھ کہہ تو نہیں دیا؟ یہ سن کر شہراز نے غصے سے دوست کے ہاتھ سے سگریٹ پکڑتے ہوئے کہا کہ میرا ابا میری شادی اس دودھ بیچنے والے 2 ٹکے کی رفیق کی بیٹی کے ساتھ طے کر چکا ہے اور مجھے یہ بات آج پتہ چلی ہے۔ ارے وہ تو ازل سے ہی میری دشمن ہے، بات بات پر میرا باپ اس کا نام لے کر مجھے تذلیل کرتا رہا ہے۔ میں تو اسے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ وہ میرے بڑے گھر میں آنے کے خواب دیکھنا ہی چھوڑ دے گی۔ یہ سن کر اس کے دوست بھی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے تھے۔ پھر ان 5-6 لڑکوں نے مریم کے خلاف ایسا منصوبہ بنایا کہ مریم کی روح لرز چکی تھی۔ وہ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی جب اس کے جسم نے بڑی زور کی جھرجھری لی۔ دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ اس نے قرآن پاک کو پڑھ کر اپنا دھیان تلاوت میں لگانا چاہا، مگر دل میں عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ خیر، مغرب کا وقت ہو چکا تھا جب اچانک ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا کہ رفیق چاچا کے دودھ کی دکان میں آگ لگ چکی ہے، جلدی آؤ، رفیق چاچا دکان میں ہی بند ہے۔ رفیق کی ماں نے جب یہ سنا تو بھاگتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی۔ اس کی چھوٹی 2 بچیاں بھی اسی کے ساتھ گئی تھیں۔ وہیں مریم نے بھی جانا چاہا، مگر اس کی ماں نے اسے وہیں روک دیا کہ تم گھر کا دھیان رکھو، دعا کرو کہ تمہارے ابا کو کچھ نہ ہوا ہو۔ مریم تو رو رہی تھی۔ جب بہت زیادہ دیر ہو گئی تو اس نے اپنی چھوٹی دونوں بہنوں کو بھی بھیج دیا کہ جا کر دیکھو ابا ٹھیک تو ہے نا۔ جیسے ہی وہ سب گھر سے نکلے تو اچانک دیوار پھلانگ کر گاؤں کے وہی اوباش لڑکے گھر میں داخل ہو گئے۔ گھر میں قدموں کی چاپ سن کر مریم نے جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس کی روح لرز چکی تھی۔ وہ گاؤں کے اوباش لڑکے گریبان کھولے اور آستینے چڑھائے ہوئے
बाल बिखरे हुए और नजरों में इंतहाई बेबाकी थी। हाथ में वो सिगरेट पकड़े कश लगाते हंस रहे थे। अगले ही पल एक लड़के ने बाहर से दरवाजे को कुंडी लगा दी। मरियम तो ना बाहर जा सकती थी और ना ही कहीं छुप सकती थी। कहने लगी, कौन हो तुम लोग? चले जाओ यहाँ से, क्या चाहते हो आखिर? इनमें से एक लड़का अपने मुंह में सिगरेट निकालकर मरियम की जानिब उछालकर बोला, कुछ नहीं, बस तुम्हारी इज्जत को तार तार करना चाहते हैं। इस बात पर वो सभी फिर हंसने लगे थे। इनका घेरा मरियम की गिर्द तंग हो रहा था, जबकि मरियम चीखने चिल्लाने लगी, रोने लगी। रो रो कर वो अपनी माँ को मदद के लिए पुकार रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक शुरू हो गई। मरियम दरवाजे की जानिब दौड़ी, मगर इससे पहले ही दरवाज़ा बाहर से खुल चुका था। शायद आने वाले को ये बात पता चल चुकी थी कि दरवाज़ा बाहर से ही बंद है। जैसे ही दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने चौधरी साहब बुखलाए हुए खड़े थे। पहले मरियम को और फिर घर में मौजूद उन आवारा लड़कों को देखकर तो इनके वजूद में सनसनी सी दौड़ गई थी। मरियम रोती हुई चौधरी साहब के पीछे छुप गई। गांव के आवारा लड़कों ने जब चौधरी साहब को अचानक देखा तो वो भी हड़बड़ा चुके थे, वहां से भागने लगे। चौधरी साहब ने एक एक शक्ल देख ली थी। देखते ही देखते ये बात पूरे गांव में फैल गई कि मरियम घर में अकेली थी। तो गांव के आवारा लड़के दीवार फैलाकर घर में चले गए। हाय हाय, लड़की के साथ कोई ऊंच नीच तो नहीं हो गई? रफीक की दुकान में ना कोई आग लगी थी, ना ही वो खुद किसी मुसीबत में था। ये तो जानबूझकर एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया था। चौधराइन तक बात पहुंची तो वो भी चौधरी को भड़काने लगी। अगले पल शराज भी बोल उठा कि मैं ऐसी बदकिरदार लड़की से तो हरगिज शादी नहीं करूंगा। चौधरी साहब ने ये सुना तो बेसाख्ता इनकी नज़र बेटे की जानिब गई। इनके बेटे को आखिर इस बारे में कैसे पता चला था? वो कुन आंखों से बेटे को कितनी देर देखते रहे तो शराज फौरन अपनी आंखें फेर गया। अगले ही रोज उन्होंने आवारा लड़कों को इकट्ठा किया। मुलाजमों ने लड़कों को इतना मारा कि खुद ही अपनी गलती तस्लीम करके कहने लगे कि शराज ने ही ऐसा करने को कहा था ताकि वो लड़की आपकी नज़रों में गिर जाए और इस तरह वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। चौधरी ने यह सुनने के बाद कहा कि मुझे अपनी औलाद से भी ज्यादा उस बच्ची पर यकीन था। वो अपने किरदार को मैला कर ही नहीं सकती। चौधरी साहब कहने लगे कि बस वही लड़की इस घर की बहू बनेगी और वही है जो तुम्हें सुधार सकती है। अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हें इस जायदाद से आग कर दूंगा। मजबूरन शराज को मानना पड़ा। चौधरी जब रिश्ता लेकर मरियम के यहाँ गया तो इसके माँ बाप शशोपंच में मुब्तला हो चुके थे। ना ही इनकार कर सकते थे और ना ही कबूल कर सकते थे। मरियम की हालत तो उस दिन से गैर थी। वो बुखार में तप रही थी। भला इतना बड़ा इल्ज़ाम वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? चौधरी साहब का मानना था कि अब नेक बीवी ही इनकी बेटे को सुधार सकती है। जैसे ही नेक बीवी घर आएगी तो वो किसी न किसी तरह शराज की बुरी आदतों को छुड़वाकर नेक बना देगी। मरियम को तो शराज से शादी से पहले ही खौफ आ रहा था। गांव के चौधरी को मना भी नहीं किया जा सकता था। जुम्मे के रोज मरियम और शराज का निकाह कर दिया गया था। मरियम की तो हालत गैर हो रही थी। वहीं शराज भी दिल में बदले की आग लिए मरियम को रुखसत करके घर ले आया। मरियम दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। रात का 1 बज चुका था, मगर अभी तक शराज कमरे में नहीं आया था। वो तो थक कर नींद दराज लेटकर आंखें मूंद चुकी थी कि जब धड़ल्ले से दरवाज़ा खुला। शराज कमरे में दाखिल हो चुका था। शराज को देखकर वो फौरन सीधी होकर बैठ गई, मगर वो लड़खड़ाता हुआ जब इसके करीब आकर बैठा तो इसके मुंह से शदीद बदबू आ रही थी। वो शराब पीकर आया था। मरियम फौरन इससे दूर हुई, मगर अगले ही पल शराज ने मरियम को गालियां देना शुरू कर दी और फिर कई थप्पड़ इसके मुंह पर मारना शुरू कर दिए। मरियम रो रही थी। न जाने वो किस गुनाह की सजा भुगत रही थी। जब इसे मार मार कर शराज थक गया तो वहीं बिस्तर पर ऊंधा लेटकर सो चुका था। मारे खौफ के मरियम कांप रही थी। इसे अपने रब से मदद मांगने के सिवा और कुछ भी याद न आया। इसने डरते हुए कुरान पाक को उठाया और सीने से लगाए कमरे के कोने में बैठकर कुरान मजीद की तिलावत करने लगी। इसका खौफ थोड़ा बहुत कम हो रहा था। अगर उस वक्त कमरे से बाहर जाती तो न जाने घर वाले क्या सोचते। वो कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी कि जब शराज की नींद में खलल आया। वो उठकर बैठ चुका था। मरियम को कुरान मजीद की तिलावत करते हुए देखा तो इसका पारा मजीद हाई हो चुका था। कहने लगा कि बड़ी नेक परवीन बन रही है। ये तो मुझे नीचा दिखाने के लिए पड़ रही है कि तेरे पास कुरान मजीद की तालीम है और मेरे पास नहीं है। देख मैं तेरा हशर क्या करता हूँ। तेरी तो मैं वो ज़बान ही काट दूंगा जिस ज़बान की वजह से मेरा बाप मुझे हर वक्त नीचा दिखाता रहा है। इतना कहकर वो उठा था और हाथ में चाकू लेकर मरियम की जानिब बढ़ा। मरियम ने रोते हुए कुरान मजीद सीने से लगा लिया
اور ایک جانب کونے میں چھپ کر اپنے رب سے مدد طلب کرنے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد پورا گھر چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ چودھری اور اس کی بیوی اپنے کمرے میں سو رہے تھے جب چیخوں پکار کی آواز سن کر دوڑے دوڑے ان کے کمرے کی جانب آئے۔ کمرہ اندر سے بند تھا۔ چودھری صاحب نے ملازموں کو بلوا کر دروازے کو توڑوایا تھا۔ جب اندر کا منظر دیکھا تو سب کی سانسیں رک چکی تھی۔ شیراز زمین پر لیٹا تڑپ رہا تھا، چاقو اس کے پاس ہی گرا تھا، جبکہ کونے میں مریم قرآن مجید کو سینے سے لگائے بیٹھی رو رہی تھی۔ چودھرائن تو مریم کو برا بھلا کہتی اپنے بیٹے کو اٹھانے لگی۔ نہ ہی اسے کوئی چوٹ آئی تھی اور نہ ہی کوئی زخم، مگر وہ تڑپے جا رہا تھا۔ فوراً اسے اٹھا کر ہسپتال لے جایا گیا، جبکہ چودھری صاحب مریم سے پوچھ رہے تھے کہ آخر یہاں پر ہوا کیا ہے۔ مریم روتے ہوئے سب کچھ بتانے لگی۔ ڈاکٹرز کو بھی اس کی بیماری کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ نہ ہی وہ مرگی کا دورہ تھا اور نہ ہی اسے کوئی فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ وہ مسلسل تڑپتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پھر چکی تھیں، ہاتھ پیچھے کو مڑ چکے تھے، چہرہ بھی ٹیڑھا ہو چکا تھا۔ نہ ہی وہ کوئی چیز کھا پی سکتا تھا اور نہ ہی ٹھیک طرح سے دیکھ سکتا تھا۔ اس کی حالت بگڑ کر رہ چکی تھی۔ بے شک یہ خدا کا عذاب تھا اس شیراز پر۔ مریم نے اپنے رب سے مدد طلب کی تھی۔ یہ مدد ہی تھی کہ وہ شخص اپنے کیے کی سزا بھگت رہا تھا۔ اگلے ہی روز مریم واپس اپنے والدین کے پاس آ گئی تھی۔ ہر کوئی شیراز اور چودھری صاحب کو ملامت کر رہا تھا۔ ڈاکٹروں کو تو کئی ماہ گزر جانے کے باوجود بھی بیماری کا پتہ نہ چلا۔ دھیرے دھیرے اس کے جسم کا خون بالکل ختم ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جب ایک روز چودھرائن مریم کے پاس آئی اور اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگی، بولی کہ ہو سکتا ہے کہ اگر تم میرے بچے کو معاف کر دو تو خدا بھی اس کا گناہ معاف کر دے۔ مریم نے جب خود سے بڑی عمر کی خاتون کو اپنے پاس گرا دیکھا تو وہ بھی زمین پر بیٹھ گئی اور اپنی ساس کو کہنے لگی کہ میں نے آپ کے بیٹے کو معاف کیا، بس دعا کرے کہ خدا بھی اسے معاف کر دے۔ اس نے میرا تو دل دکھایا ہی ہے، مگر اس سے زیادہ اس نے اپنے رب کا دل دکھایا ہے، بس اپنے رب سے دعا کرے۔ کچھ ہی روز بعد شیراز مر چکا تھا۔ مریم کو اس بات کا ذرا بھی رنج نہیں تھا، مگر ہاں، اس کی کہانی کئی لوگوں کے لیے سبق ضرور بن چکی تھی۔